सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। A particle is moving with a uniform acceleration भाई पढ़िए इस क्वेश्चन। A particle moving with uniform acceleration covers some starts from its initial position of rest and covers some distance in first 5 seconds. The distance covered by a particle in next 5 seconds will be. तो आपको बताना है कि पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड कवर सम डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड विल बी। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. तो अगर अब इनका कहना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो S U तो जीरो है, मतलब S इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. 1/2 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, मतलब S इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए अगले 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी। अगले 5वें सेकंड में, शुरुआत के 5 सेकंड में और बाद के 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी होगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे जो डिस्टेंस है वो स्क्वायरिक फॉर्म से बढ़ते जा रही है। मतलब यदि देखा जाए तो यदि मैं इसको लिखूं, इसको मैं लिख लूँ S इक्वल टू के टी स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन। बेटा चेक करो आंसर, अगले 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। A आंसर है। ए आंसर है, इक्वल टू द फर्स्ट डिस्टेंस। तो S प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। हाँ, तो टी के स्क्वायर के और टी दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी 5 सेकंड, इसके लिए भी 5 सेकंड। तो आंसर होगा सेम। समझ में आया? Yes, sir. दोनों के लिए 5 सेकंड है ना, तो अलग नहीं है। तो आंसर इसका आएगा सेम, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अ बकेट A bucket filled with water is rotated in a vertical circle of radius 4 meters so that water does not fall. The time period of revolution is approximately. ओके। कह रहा है कि पानी नहीं गिर रहा है। ठीक है भाई, अगर पानी नहीं गिर रहा है और आप बकेट को घुमा रहे हो, इसका मतलब ऊपर जाने पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो नीचे वाले mg के इक्वल होगा।
हाँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल के इक्वल होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, है ना। यस सर। mv स्क्वायर अपॉन आर को अपन लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। हाँ। लिखते हैं कि नहीं लिखते? यस सर। मतलब m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे की तरफ इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो तो रहेगा बेटा। हाँ। m से m कैंसिल, ठीक है ना। ओमेगा Yes, sir. स्क्वायर इक्वल टू जी बाई आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर, ठीक। हाँ। अब ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर, पलट दो, टी अपॉन 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर, मतलब टी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी बाई आर। सॉरी उल्टा हो जाएगा ये, उल्टा नहीं किया, आर बाई जी। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, आर बाई जी। 2 पाई की जगह 2 पाई की जगह 3.14 अंडर रूट आर। बेटा देखो जरा क्वेश्चन में रेडियस कितनी दी गई है, 4 मीटर। ओके, तो इसकी जो रेडियस दी गई है वो 4 मीटर दी गई है। ओके, एंड जी 9.8 होता है, तो 4 और 9.8 पुट कर दें। यहाँ है 4 और ये 9.8। चलो देखो बेटा, 2 इंटू 3.14, 4 का रूट 2 और 9.8 का रूट बेटा पाई होता है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि पाई स्क्वायर की वैल्यू नियर अबाउट होती है जी। बोलो यस। यस सर। तो पाई इक्वल टू अंडर रूट जी, अंडर रूट 9.8 पाई, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो आंसर 4 सेकंड के आसपास देख लो, कोई आंसर अगर 4 सेकंड के आसपास, यही है सी। चेक करो आंसर। 22 का डी है। डी है, कुछ छूट गया हाँ। मतलब 2 छूट गया। ओह 2 4 9.8, कुछ गलत हो गया। 4 बाई 9.8 पाई स्क्वायर इक्वल टू जी, तो पाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी। कुछ अप्रोक्सीमेशन भारी पड़ता है क्या। 2 पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट 4 अपॉन, बेटा बहुत नॉइस हो रही है, एक मिनट माइक बंद कर लो। 2 पाई अंडर रूट 4 बाई 9.8, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, इसकी जगह 2 और 9.8 का रूट, 9.8 का रूट। तो एक काम करते हैं, 9.8 को अपन जो है इसको 10 माने लेते हैं लगभग। तो 4 अपॉन 9.8, 2 2 ज़ा 4, इसको 10 मान लिया, तो 2 5 ज़ा 10, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट 2 और अपॉन में अंडर रूट 5। चलिए अब एक काम करिए एलिस कि कैलकुलेटर में 2 इंटू 3.14 इंटू रूट 2, इसको मैं क्रॉप कर लूँ फिर सॉल्व करता हूँ। यार ये क्या हो गया इसको, उठता ही नहीं है ये। ओके, तो लिखे ही लिखा जा रहा है, उठने। हाँ चलो, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 2,
2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 1.41 अपॉन 2.2। पहले सॉल्व करो इसको। 3.97। 3.97। बेटा इसलिए नियरली आंसर इसका जो है 4 आ रहा। गलत है आंसर उसका बेटा, जो दिया है 8 गलत है, 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 2.2 से डिवाइड करने के बाद 3.97 आ रहा ना? यस सर। हाँ 4 सेकेंड आंसर है, गलत है 4। 5 की वैल्यू तो 2.2। हाँ सर ठीक है। कुछ भी रख दो आप, वो 2.21 फिर भी 8 तो नहीं पहुंचा पाएगी ना। हाँ नहीं 8 तो नहीं पहुंचा सकती, इतना दम नहीं कि इसमें वो 8 पहुंचा दे। डन? यस सर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 शायद करना है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। Quantities remaining constant in a collision is R। भाई कोलिजन में केवल और केवल एक फंडा याद रखना कि मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है ना, एंड टेम्परेचर बट नॉट मोमेंटम। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी। भाई अब टाइप ऑफ कोलिजन अगर बोला होता, काइनेटिक एनर्जी रहती है केवल कंजर्व इलास्टिक कोलिजन में, टेम्परेचर कंजर्व नहीं रहता है, मोमेंटम बट काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर बट नॉट मोमेंटम। तो इन लोगों ने टाइप ऑफ कोलिजन तो दिया ही नहीं है, तो बड़ा कंफ्यूज करके रख दिया भाई। कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये बात तो तय है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसका आंसर अगर तुक्का लगाया जाए तो बी आंसर चेक करो बेटा। यस सर। करेक्ट आंसर क्या है? बी। बी। तो ये इलास्टिक के लिए होगा क्या? एक्चुअली ये इलास्टिक के लिए नहीं है, इलास्टिक के लिए होता तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती, ठीक ना। तो ये जो दिया है क्वेश्चन, ये फेवर कर रहा है बेटा इन इलास्टिक का, ठीक है। यस सर। हाँ, ये फेवर कर रहा है इन इलास्टिक का। सर कुछ नहीं दिया रहेगा तो इन इलास्टिक लेना है क्या? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देख करके मैं बता पाया बेटा आपको, ठीक है। हाँ। मैं ये जो बात आपको बता पाया, ये ऑप्शन देख करके मैं आपको बता पाया हूँ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये ऑप्शन टू ऑप्शन डिपेंड करता है, यही कहूँगा मैं, ठीक है। यस सर। अगर इलास्टिक लिखा होता तो डोंट वरी, इलास्टिक में तो फिर दोनों चीज़ें कंजर्व होती हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि मतलब उस समय मोमेंटम भी कंजर्व होता और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बट यहाँ इलास्टिक जैसी कोई बात नहीं करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चलिए, अ पार्टिकल A particle of mass m is moving with constant velocity v at distance d parallel to y-axis in xy plane. Its angular momentum about origin is।
चूक के। चलिए, तो ये सिचुएशन है, एक काम करो, इसे एक्स एक्सिस ले लो, इसे वाई एक्सिस ले लो, और ये जो पार्टिकल है ये किसके पैरेलल, मास एम है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी एट अ डिस्टेंस डी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये ऐसे घूम रहा है भाई, चला जा रहा, चला जा रहा। कह रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में चला जा रहा है। अब आपको बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम इसके एक्सिस के अबाउट। ठीक है, देखो भैया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है एम वी आर, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, एम वी आर। ठीक, अब यदि इसके हम, ये इसका ओरिजिन है और पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया है, ये इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ भाग रहा है और d डिस्टेंस पे है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v, ओके, और मास है पार्टिकल का m। तो एंगुलर मोमेंटम L का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मास है m और v है v और ये है d, तो एम वी डी। अब रही बात डायरेक्शन की, तो कहाँ आएगी डायरेक्शन भैया, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो इसका होता है, इसको जो एंगुलर मोमेंटम को जो डायरेक्शन देता है वो v और r के परपेंडिकुलर, v और r के परपेंडिकुलर। तो एक वेक्टर अपना ये है और एक वेक्टर अपना ये है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकलेगा, राइट हैंड रूल से आप m इसको अगर फोल्ड करो, रोटेट करो, तो जो वेक्टर निकलेगा वो k कैप की तरफ बाहर निकलना चाहिए। इसका जो वेक्टर निकलना चाहिए वो k कैप की तरफ निकलना चाहिए। एक्चुअली एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है, इट इज़ द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम p क्रॉस r, ये हुआ करता है, जिसको हम लोग लिखते हैं L इक्वल टू एम ब्रैकेट में v क्रॉस r, ये लिखा करते हैं। तो क्या, एक पार्टिकल मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी v विद डिस्टेंस d पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है y डायरेक्शन में, तो आपको बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा। तो बच्चों चलो राइट हैंड रूल से इसको मोड़ने की कोशिश करो। तो यदि आप राइट हैंड रूल से देखोगे तो इसकी डायरेक्शन आ रही है r क्रॉस v, v क्रॉस r, मतलब v को r की तरफ मोड़ो। r कहाँ है, ये नीचे की तरफ है, तो हाथ से बाहर की तरफ, k कैप, आपका अंगूठा देखो बाहर की तरफ आएगा, तो k कैप जो है आपका अंगूठा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो आई थिंक इसकी डायरेक्शन होगी k कैप। तो आंसर चेक करो बेटा इसका A, एम वी डी k कैप। सही है, हाँ, ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसलिए k कैप हो गया, नोट कर लो। डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25वां, क्वेश्चन नंबर 25। पढ़िए बेटा क्वेश्चन 25। If the moment of inertia of cylinder about its axis is same as that of moment of inertia about an axis passing through center of mass and perpendicular to length, then the relation between its length and radius r will be. ठीक है, कह रहा है कि if the moment of inertia of a cylinder about the axis is same as the moment of inertia about an axis passing through center of mass and perpendicular to the length। अच्छा,
लेंथ के परपेंडिकुलर, if the moment of inertia of the cylinder about its axis is same as the moment of inertia about an axis passes through the center of mass and perpendicular to the length, then relation between its length L and radius R। देखो है क्या भाई, एक आपके पास ज्योमेट्री दी गई है, सिलेंडर की ज्योमेट्री दी गई है, ऐसा कुछ ये दी गई है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, मान लो IC है। अब कह रहा है कि ये जो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये ठीक इक्वल आ रहा है जब आप इस सिलेंडर को ऐसे घुमाते हो, IC1 ले लो और इसको IC2 ले लो, चलो भाई अच्छी बात है, इसको ऐसे घुमाते हो। तो अब कह रहा है लेंथ और रेडियस में रिलेशन बताइए। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस में कितना होता है, सिलेंडर के केस में हाफ mr², दिस इज हाफ mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है, और इसका जो लेंथ L है और रेडियस जो है R है, रेडियस तो सेम है खैर, तो उसको बदल नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जब आप इसको लेंथ के परपेंडिकुलर घुमाते हो, तो याद कर लो फॉर्मूला m L²/12 प्लस, अब रेडियस का फैक्टर आता है R²/4 शायद, हाँ यही है, ये है, m से m कर दो कैंसिल, ठीक 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 यार, R²/2 इज इक्वल टू L²/12 प्लस R²/4, ठीक है एलिस? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर सॉल्व कर लो, R²/2 माइनस R²/4 इक्वल टू L²/12, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4 2R² में से R²/4 इक्वल टू L²/12, 4 से 3 बार गए 12, तो L² इक्वल टू 3R², L इक्वल टू √3R। देखो ए ऑप्शन, यस सर। नोट कर लो, हाँ बन जाएगा ना? हाँ सर। 26 26 क्वेश्चन नंबर पढ़ो। The escape velocity from the Earth is nearly 11.2 km per second. In a planet whose radius is 2 times the radius of Earth and density is equal to that of Earth, the escape velocity will be. Radius of the planet is equals to, radius of the planet equals to 2 times of radius of the earth, ठीक है, and density rho is equals to rho। भाई escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, √2 स्मॉल g इनटू √2gr, ये होता है फॉर्मूला escape velocity का, ठीक है। अब g का फॉर्मूला कितना होता है, g इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन R², V escape इक्वल टू 2G कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई R, ठीक है। यस सर। हाँ सर। ओके 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 ओके, तो कट गया यार, एक R से एक R से R कैंसिल, तो V escape इक्वल टू √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, ले दे के ये फॉर्मूला आ गया, ठीक।
अब क्या बचा? मास ऑफ द प्लैनेट नहीं दिया गया है। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यदि मैं वॉल्यूम करता हूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अंडर रूट 2 GR। एक मिनट, डबल 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 planet whose radius is 2 times of the radius of the earth. Density is equal to that of earth। मतलब यार डेंसिटी को घसीटना पड़ेगा। चलो बच्चों, डेंसिटी को घसीटने की तैयारी की जाए। ये वाला फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जी का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर का स्क्वायर। बच्चों ये एक आर से एक आर कैंसिल, 4/3 पाई जी रो आर, ये हो गया फॉर्मूला किसका? स्मॉल जी का। तो अब इस स्मॉल जी को आप यहाँ पहुँचा दो, क्या बन जाएगा भाई? फिर वी एस्केप इक्वल टू बन जाएगा, तो वी एस्केप इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 और जी की जगह 4/3 कैपिटल जी कैपिटल रो एंड आर और एक आर और है तो हो गया आर का स्क्वायर। कुछ भूला तो नहीं एलिस? 4/3 पाई भूल गया, पाई। ठीक है, बोलो यस। यस सर। अब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, केवल आर स्क्वायर वेरिएबल, क्योंकि डेंसिटी भी सेम दी गई है। तो वी एस्केप प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या वी एस्केप प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का रूट लग जाएगा तो आर हो जाएगा। वी एस्केप आर स्क्वायर, वी एस्केप प्रोपोर्शनल टू आर, यानी वी एस्केप 1 अपॉन वी एस्केप 2। अरे बहुत साउंड आ रहा है बेटा, माइक थोड़ा बंद कर लो। R1 अपॉन R2। तो पहली रेडियस R दी गई है, दूसरी रेडियस 2R दी गई, डबल दे दी गई है, और 11.2 है पहला, और वी एस्केप 2 इक्वल टू फर्स्ट रेडियस इज R, सेकेंड रेडियस इज 2R। R से R कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई, सेकेंड एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। चेक करो बेटा ऑप्शन में है क्या? यस है। यस सर। चलो ठीक है। ओके 27 क्या कह रहा है भाई ये? पढ़िए क्वेश्चन बेटा। A wire of length 2L and radius R is stretched between 2 points A and B without the application of any tension. If Y is the Young's modulus of the wire and is stretched like ACP, then the tension in the wire will be. ओके भाई, टेंशन निकालना है, यंग मॉडुलस दिया गया है, मतलब फॉर्मूला ये बात पक्की है, लगने वाला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब वायर 2L लेंथ की है, इसको खींच करके एंड रेडियस R इज स्ट्रेच बिटवीन द पॉइंट A एंड B, और A और B के बीच में इसको रेडियस R तक खींचा गया है। ठीक है भाई, तो
स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि इस वायर पे टी टेंशन लगा के इसको ये बढ़ाया गया, लंबा खींचा गया है। इस वायर को टी टेंशन लगा करके लंबा खींचा गया है। टेंशन टी है, क्योंकि वायर में हमें टेंशन ही निकालना है, तो टेंशन टी लगा करके नीचे की तरफ लगा के इसमें टेंशन इसको खींचा गया है। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू होगा टेंशन पर यूनिट एरिया, वो होगा स्ट्रेस। चलो ये तो बात की बात है, पहले स्ट्रेन देख लें। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 2L थी, और चेंज इन लेंथ कितनी हो गई है? AC प्लस BC। नई लेंथ कितनी हो गई है? AC प्लस BC हो गई है। और ठीक है ना, तो नई लेंथ हमको ने चेंज इन लेंथ, तो नई लेंथ देखो चेंज इन लेंथ कितनी निकलेगी? AC प्लस BC। ये लेंथ चेंज हो गई, और पुरानी लेंथ कितनी थी? AB होल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ AB। सो दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। इतना आया है चेंज इन लेंथ। चलो AC प्लस BC को निकाल दो। अब बच्चों अगर ये L है तो ये 2L है, तो ये डिस्टेंस L हुई, ये डिस्टेंस L हुई, और ये तो D है ही है। तो ये क्या हुआ? ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ √L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इधर का √L स्क्वायर D स्क्वायर, इधर का √L स्क्वायर D स्क्वायर, तो दोनों जुड़ करके हो गए 2 टाइम्स ऑफ √L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है एलिस? और माइनस 2L होल डिवाइडेड बाई 2L। सर ये AB को माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फार्मूला होता है ना चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज निकालना है ना। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, आज आवाज मेरा साउंड बहुत रिफ्लेक्ट होके आ रहा है एलिस, पता नहीं क्यों। L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, हाँ ठीक है। चलो अब यार इसको सॉल्व करना है। L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और इधर का 2L कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? इसका एक तरीका है कि आप जो है बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये चेंज बहुत कम होता है, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? D ये है, L ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2, इसको लिख सकता हूँ L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की होल पावर 1/2। ओके, होल पावर 1/2 और माइनस का 2L होल डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, टू डी बाई एल स्क्वायर। हाँ, अब इसको एक काम ये कर सकते हो बच्चों कि यहाँ से अगर आप जो है अगर L स्क्वायर कॉमन ले लो तो L स्क्वायर बाहर बन करके निकलेगा L, तो 2L हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर की होल पावर 1/2, ये बचेगा।
1 प्लस डी स्क्वायर एल स्क्वायर की होल पावर 1/2 और माइनस का 2l होल डिवाइडेड बाई 2l। अब ये थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स लग रही है, डाउट होगा तो समझेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे हम। चलिए अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 2l तो है ही और 2l के बाद ये 1 प्लस, अब बाइनोमियल थ्योरम में 1/2 अंदर आ जाता है तो डी स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ये हो गया 1/2 अंदर आ गया, माइनस 2l होल डिवाइडेड बाई 2l। चलिए ठीक है भाई। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, हमने यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन लिया था। चलिए ठीक है, 2l 1 जा 2l प्लस डी स्क्वायर इंटू 2l, 2l इंटू डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर माइनस 2l होल डिवाइडेड बाई 2l। देखो बेटा 2l से 2l क्या हो गया, कैंसिल, और 2l से 2l हो गया कैंसिल, ओके, और 2 से 2 कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया डी स्क्वायर अपॉन l, और एक l तो ये भी बचा हुआ है भाई, इसका क्या करें, 2l से 2l कैंसिल हो गया। हाँ 1/2 तो बाहर आ गया, डी स्क्वायर स्क्वायर। चलिए इसको मैं करके दे पाऊंगा बेटा, इसमें कुछ गलती हो रही है, फंस रहा हूँ अभी मैं। ठीक है एलिस? यस सर। क्वेश्चन नंबर 27 में सर्कल मार्क कर लेता हूँ, ये देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। Question number 28. The radius of the curvature of two common surface formed by beginning the two so bubbles this and this in contact will be. तो फॉर्मूला डायरेक्टली होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसका फॉर्मूला बनता है कॉमन सरफेस का, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर का, 1/r इक्वल टू r2 माइनस r1/r1 r2, और यानी r इक्वल टू r1 r2/r2 माइनस r1। ये उसका लिक्विड का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो r इक्वल टू r1 मतलब छोटी सरफेस 1 सेंटीमीटर, बड़ी सरफेस 2 सेंटीमीटर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 माइनस 1। आंसर कितना आ गया बेटा, 2 1 जा 2 में से 1 गया, 2 सेंटीमीटर। चेक करो आंसर सी। यस सर। ओके, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 पढ़िए एलिस। The pressure, temperature and volume of the gas contained in a vessel A are P, T and V respectively, and the values of these parameters are P, T and 2V.
for a gas filled in a vessel B. The ratio of the number of molecules of gas contained in vessel A and vessel B will be. Okay. तो इनसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि सेकंड का परिस्थिति में देखिए वेसल ए है पहला वाला और सेकंड वाले में बी में प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया है। और रूल क्या होता है एवोगाड्रो लॉ को कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की सेम परिस्थितियों में सभी गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर वॉल्यूम की परिस्थिति गड़बड़ कर दी गई है। चलिए, तो गैस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा, बोल्ट्जमैन लॉ वाला इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन के टी। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एन के पी वी इक्वल टू एन के टी या पी वी अपॉन पी वी इक्वल टू एन के टी। ओके, तो देखिए टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यहाँ पे, प्रेशर भी पी है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यदि मैं रिलेशन बनाऊं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा n इज इक्वल टू पी वी अपॉन के टी, ये बनेगा। p कांस्टेंट, v कांस्टेंट, केवल t बदला है, सॉरी t भी कांस्टेंट है, केवल v बदला है, तो n प्रोपोर्शनल टू v। बोलो एलिस हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन A अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन B इक्वल टू V मॉलिक्यूल A अपॉन V मॉलिक्यूल B का वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैंने V1 को V लिखा था, इसको 2V लिखा था, तो NA अपॉन NB इक्वल टू 1:2। सिंपल B आंसर, चेक कर लो। क्वेश्चन 30। ओहो, ये कहाँ का आ गया? ये तो वो जो है जो किया नहीं था वो है क्वेश्चन ही। अब ठीक है, चलिए क्वेश्चन 30। An air bubble of volume 1 centimeter cube rises from the bottom of the lake to this temperature 12। ओके, और टेम्परेचर इतना है, तो वॉल्यूम बताना है। तो सीधा सीधा इसमें वो लग रहा है V प्रोपोर्शनल टू T, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो पहले क्या था, एयर बबल वॉल्यूम कितना था 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक पहले वॉल्यूम था। सेकेंड वॉल्यूम निकालना है, इसको V2 मान लो। ओके, और जो टेम्परेचर था वो कितना था भाई, 40 मीटर डीप, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड को जोड़ दो आप 273 में, तो 273 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया 285। नया टेम्परेचर है 35, ऊपर जान दो, 35 ऐड कर दो भाई, तो कितना आ गया 308 आएगा। तो नया वॉल्यूम फाइंड कर लो, तो V2 इज इक्वल्स टू 308 अपॉन 285, 1 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूबिक। आंसर 1.08 सेंटीमीटर क्यूबिक। नन ऑफ दीज, आंसर ही गलत है बेटा इसका।
कोई नहीं है इसमें। स्टार बना है। एक 1.08 को सी लिख सकते हो बेटा, मगर पास में है एकदम, देखो सी इज द आंसर। सही है। बना है। क्या आंसर दिया? सी दिया है। स्टार। हाँ ऑप्शन में स्टार बना हुआ है, स्टार। हाँ तो गलत है, स्टार है तो क्वेश्चन गलत था। इसका ये आंसर सी भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 1.08 बहुत दूर है बेटा, 2 से बहुत दूर है। ओके, तो नो ऑप्शन इज करेक्ट। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ओके, अगला क्वेश्चन 31 है, Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस ऑफ मॉलिकुलर वेट m0 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो कहना है Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होगी। ओके, Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होगी? सब लोग जानते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R। ओके, बोलो यस। यस सर। ठीक है, R की पता लगाना है। R को लिखा गया PV इक्वल टू होता है, PV इक्वल टू होता है NRT।